मोटापे का श्राप। दोस्तों, कलम दवात कुमकुम चड्ढा जी का लेख है मोटापे का श्राप। वजन कम करना अब सिर्फ बाहरी रूप या सौंदर्य से जुड़ी कोई सनक नहीं रह गई है, न ही यह अब केवल साइज 0 जैसी दिखने की चाह तक सीमित है। यह उससे कहीं अधिक और गंभीर व्यापक विषय बन चुका है। यह अब अच्छे स्वास्थ्य और शरीर से अनावश्यक व हानिकारक चर्बी को कम करने की दिशा में एक जरूरी प्रयास है। यह मधुमेह और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं को रोकने या देर से उत्पन्न होने से बचाने के बारे में है। जो अब सवाल यह उठता है कि व्यक्ति क्या करे। क्या उस वजन तुला को एक और रख दे जो बार बार मनचाही संख्या दिखाने से इनकार करती है, या फिर लगातार उस पर चढ़ता रहे और हर बार निराश होकर उतरता रहे। यह बात सच है कि भारत में बढ़ती संख्या में लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। वह वजन घटाने के लिए जी जान से कोशिश करते हैं, पर अधिकांश प्रयास असफल हो जाते हैं। भारत में महिलाओं में मोटापे की दर 1990 में 1.2% थी और 2022 में बढ़कर 9.8% हो गई है। पुरुषों में यह दर 0.5% से बढ़कर 5.4 हो गई है। लैंसेट की एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत में मोटापे की स्थिति चिंताजनक है। शहरी आबादी का लगभग 70% हिस्सा अधिक वजन वाला है। विश्व स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार भारत में 24% से अधिक महिलाएं और 23% से पुरुष अधिक वजन या मोटापे की श्रेणी में आते हैं। शहरी क्षेत्रों में मोटापा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक पाया जाता है। विशेषकर महिलाओं में मोटापा कई गंभीर समस्याओं जैसे मधुमेह और हृदय रोगों का एक प्रमुख जोखिम कारक है। यह सवाल उठता है कि मोटापा है क्या, तो इसे मापा कैसे जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यदि किसी व्यक्ति बॉडी मास इंडेक्स, जो शरीर में वसा या अनुमानित माप होता है, 30 या उससे अधिक हो, तो उसे मोटापे की श्रेणी में रखा जाता है। बॉडी मास इंडेक्स की गणना व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है। ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं कि मोजारो ने केवल रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, बल्कि भूख को भी कम करता है, जिससे वजन में कमी आती है। एक अन्य महत्वपूर्ण औषधि है सेमेग्लूटाइड, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नामों से जानी जाती है और हाल ही में भारत में उपलब्ध कराई गई है। इन औषधियों को लेकर चिकित्सा क्षेत्र में विशेष चर्चा हो रही है और देश के प्रमुख अंतर्शस्त्रवी विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर अम्बिरस मित्तल उन्हें मधुमेह एवं वजन नियंत्रण के लिए उपयोगी बता रहे हैं। डॉक्टर मित्तल ने इन औषधियों के माध्यम से वजन प्रबंधन पर एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उन्होंने इसके लाभों के साथ साथ संभावित हानियों का भी विस्तार से उल्लेख किया है। वह स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि इन औषधियों का सेवन केवल चिकित्सक की देखरेख में किया जाना चाहिए, न कि
केवल सुविधा या आकर्षण के चलते यह औषधियाँ दोनों ही प्रकार के प्रभाव रखती है, कुछ लाभकारी तो कुछ संभावित हानिकारक भी हैं। यह नई पीढ़ी की औषधियाँ भूख को अत्यधिक रूप से कम करती है और रोगियों को बिना बार बार भूख लगे आहार में आवश्यक परिवर्तन अपनाने में सहायक करती है, लेकिन इससे जुड़े दुष्परिणाम भी हैं। सबसे प्रमुख रूप से मांसपेशियों की क्षति तथा औषधि बंद करने के बाद वजन का पुनः बढ़ना। यदि डॉक्टर मित्तल से पूछा जाए तो वे कहते हैं कि जब भी वजन घटता है कुछ मात्रा में मांसपेशियां भी कम होती हैं। यदि कोई व्यक्ति 15 किलोग्राम वजन कम करता है तो उसमें लगभग 4 किलो मांसपेशियों का नुकसान संभव है, जो कि अत्यधिक है। उनके शब्दों में समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप वजन घटाते हैं और फिर वह वापस आ जाता है। जो वापस आता है वह केवल चर्बी होती है, मांसपेशियां फिर से नहीं बनती। यदि कोई व्यक्ति इस चक्कर से 3 बार गुजरता है तो मांसपेशियों का अत्यधिक नुकसान होता है और चर्बी फिर से जमा हो जाती है। अतः शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम और पर्याप्त प्रोटीन का सेवन अनिवार्य है। हालांकि इन औषधियों को लेकर कुछ आशाएं भी जुड़ी हुई है। मांसपेशियों को सुरक्षित रखने वाली दवाएं पर शोध चल रहा है और यदि यह सफल होता है तो यह पूरे उपचार पद्धति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण साबित हो सकता है। फिर भी हम कमी के बावजूद इन औषधियों के लाभ के अनेक संभावित जोखिमों की तुलना में कहीं अधिक है। रिपोर्ट में अब संकेत मिलता है कि आने वाले समय में ऐसी अनेक औषधियाँ उपलब्ध होंगी जो अधिक जटिल या शरीर पर प्रभाव डालने वाली नहीं होंगी और उपयोग में आसान भी होंगी। फिर भी चिंताजनक पहलू ये है कि इनके कुछ दुष्परिणाम भी निकली आना, पाचन संबंधी समस्या, कब्ज, पित्ताशय में पथरी और दस्त। चेतावनी यही है कि इनका सेवन केवल योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। साथ ही जिन व्यक्तियों को थायराइड, कैंसर या एग्ना या क्षयरोग, पेक्टिसाइटिस का भी पूर्व इतिहास रहा हो, उसके लिए यह औषधि उपयुक्त नहीं है। एक और गंभीर बात है कि ये औषधियाँ सभी पर समान रूप से प्रभाव नहीं दिखाती। कुछ लोगों को वजन घटाने में अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। इनका उपयोग अकेले करना या वे लोग जो वास्तव में इन औषधियों के ज़रूरतमंद नहीं हैं, यदि उन्हें केवल दिखावे के लिए ले रहे हैं और फिर मनमाने ढंग से बंद कर रहे हैं तो यह अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। एक अन्य नकारात्मक पक्ष यह है कि जैसे ही इन औषधियों का सेवन बंद किया जाता है वजन दोबारा बढ़ने की आशंका रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये औषधियाँ केवल तब तक प्रभावी रहती है जब तक इनका नियमित सेवन किया जाए। सेवन बंद होते ही वजन पुनः बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त यह कोई 3 माह तक का सीमित उपचार नहीं है। विशेषज्ञों का मत है कि जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन आरंभ करता है उसे कम से कम 1 से 2 वर्ष तक नियमित रूप से इनका सेवन करना होता है और कुछ मामला में यह भी जीवन भर की दवा भी बन सकती है। इसलिए भले ही इन
औषधियों को लेकर काफ़ी उत्साह और चर्चा हो रही हो, यह समझना आवश्यक है कि यह कोई जादुई दवाई नहीं है जिन्हें मात्र साइज 0 की चाह में अपनाया जाए। उनका सबसे सेवन केवल तभी किया जाना चाहिए जब चिकित्सक द्वारा आवश्यकतानुसार सलाह दी जाए, केवल इसलिए नहीं कि व्यक्ति वजन घटाना या बेहतर दिखना चाहता है। जैसे लक्ष्यों के लिए आहार, व्यायाम और जीवन शैली में सुधार जैसे उपाय कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावशाली हैं। दोस्तों, मोटापा का श्राप। भैया मोटे खाओ पियो मस्त रहो, तली भुनी चीज़ खाओ, बाजार की चीज़ खाओ, मोटा बढ़ाओ, फिर शुगर बढ़ाओ, फिर शुगर के बाद थायराइड बढ़ाओ, थायराइड के बाद फिर कैंसर बढ़ाओ। ये भैया समस्याएं चली रही है जब से यूरिया वूरिया खेतों में इस्तेमाल हुआ है। हर खाने वाली चीज़ में केमिकल युक्त सामान आ गया है। जब से भैया ये शरीर में मोटापे वाली बीमारी आ गई है, लोग काम धाम कुछ नहीं करते हैं और खाली आराम से बैठ के गपशप फ़ोन चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, ये करते हैं, शारीरिक व्यायाम नहीं करते हैं लोग। तो दोस्तों, अच्छा लेख है, मोटापा एक श्राप। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों।